नमस्कार। जन्म, मृत्यु या विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवनाधार घटनाएं और ऐसे घटनाओं की पंजीकरण प्रणाली के बारे में मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुकी हूं। आप लोगों के रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मैं बात करूंगी भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली, जिसे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में। अगर देखा जाए तो 100 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज प्रशासकों ने जन्म मृत्यु पंजीकरण, खास तौर पर मृत्यु के पंजीकरण को विशेष महत्व देना शुरू किया। तत्कालीन भारत में मृत्यु दर अधिक होने के पीछे स्वच्छता की कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियां जिम्मेदार थी, जो काफी भयावह थी। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई स्वच्छता संबंधित सुधार आरंभ करना चाहे तो उसके लिए यह आवश्यक था कि मृत्यु दर का विश्वसनीय अनुमान या आंकड़े उपलब्ध हो। इसके लिए पूर्ण और सटीक मृत्यु पंजीकरण जरूरी थी, जिससे कि मृत्यु की संख्या तथा कारणों का पता लग सके। 1863 में तत्कालीन भारत सरकार के स्वच्छता आयुक्त या सैनिटरी कमिश्नर, जिन्हें कहा जाता था, ने छोटे क्षेत्रों में मृत्यु दर की स्थिति के ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया। ये निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने बल दिया कि कौन कौन से बीमारियां उन क्षेत्रों में मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे ज्ञान को उन्होंने स्वच्छता स्थिति में सुधार हेतु एक आधार सोपान या प्रारंभिक प्रयास के रूप में माना। उस समय जन्म या विवाह के पंजीकरण को ज्यादा महत्व नहीं मिला था, क्योंकि यह माना जाता था कि इस तरह के आंकड़ों का संग्रह कई व्यावहारिक कठिनाइयों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा उस समय के प्रशासकों को जन्म और विवाह पर किसी भी प्रकार के विस्तृत जानकारी की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई थी। केवल तत्कालीन मध्य भारत के प्रांतों में जन्म पंजीकरण 1866 से उपलब्ध थी। 1873 के बंगाल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम या बंगाल बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े पहला ऐसा अधिनियम था जो बाद में बिहार और उड़ीसा में भी अपनाया गया। मैं यहाँ उड़ीसा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उस समय उड़ीसा का नामकरण ओडिशा नहीं हुआ था, जो कि आज आज उड़ीसा जिस नाम से जाना जाता है ओडिशा, उस समय वो प्रचलित नहीं था। 1874 में स्वच्छता आयुक्त या सैनिटरी कमिश्नर ने यह पाया कि लोगों ने कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालयों में जन्म मृत्यु पंजिका के प्रविष्टियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस तरह जन्म मृत्यु पंजीकरण के कानूनी महत्व को लोगों द्वारा महसूस किया गया। इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीय महत्व को पहले ही प्रशासन द्वारा महसूस किया गया था, खासकर मृत्यु पंजीकरण, जैसा मैंने शुरू में बताया। 1880 में अकाल आयोग या फेमीन कमीशन ने भी ऐसे आंकड़ों के संग्रह पर जोर दिया, क्योंकि उन दिनों अकाल
मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हुआ करता था। अठारह में तत्कालीन भारत सरकार ने जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम यानी बर्थ्स डेथ्स एंड मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू की, पर क्योंकि यह संपूर्ण स्वैच्छिक था इसलिए वह अधिनियम ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। उस समय शहरी क्षेत्रों में जीवनाधार घटनाओं का पंजीकरण नगरपालिका के उपनियमों के तहत किया जाता था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाता था। 1903 तक भारत में जनगणना द्वारा प्रगणित 80% जनसंख्या, जिसमें दोनों ही ब्रिटिश और विभिन्न रियासतों की जनसंख्या शामिल थी, इस पंजीकरण प्रणाली से भी पंजीकृत तब उस जनसंख्या को इस पंजीकरण प्रणाली से पंजीकृत किया गया। हालांकि उन आंकड़ों की व्याप्ति और गुणवत्ता दोनों ही संतोषप्रद नहीं थी। चूंकि इस प्रणाली का उद्देश्य बीमारियों और महामारियों को नियंत्रित करना था, इसलिए अन्य जीवनाधार घटनाओं की तुलना में मृत्यु और मृत्यु के कारणों की जानकारी प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया था। 1924 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर या राजकीय कृषि आयोग और 1928 के रॉयल कमीशन ऑन लेबर या राजकीय श्रम आयोग जैसे कई आयोगों ने इस प्रणाली के दायरे और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दिशा में हुई सारी प्रगति पर विराम लग गया। 1946 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति या हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसे प्रचलित रूप में अपने अध्यक्ष सर जोसेफ भोरे के पीछे भोरे कमेटी के नाम से जाना जाता है, इस विराम के लिए खेद जताते हुए इस प्रणाली को इस समिति ने फिर से तैनात की तथा इसके पुनर्निर्माण के लिए कई सुझाव भी पेश किए। 1969 के जन्म और मृत्यु अधिनियम यानी द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 जो पूरे देश में लागू किए गए, उसके तहत जन्म और मृत जन्म, माफ कीजिएगा मैं दोबारा इसको दोहराती हूं, जन्म यानी बर्थ्स, मृत्यु यानी डेथ्स और मृत जन्म यानी स्टिल बर्थ का पंजीकरण अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत इस तरह की घटनाओं को दर्ज करने में कोई भी विफलता दंडनीय है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जो कि भारत के जनगणना के लिए भी उत्तरदायी है, इस पंजीकरण प्रणाली के प्रभारी और मुख्य नियंत्रक है। वे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत आंकड़ों के समेकन और सारणीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रणाली के मूल्यांकन तथा प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपा गया है। प्रत्येक राज्य में इस प्रणाली का प्रभारी चीफ रजिस्ट्रार या मुख्य पंजीयक होता है। हालांकि वास्तविक पंजीकरण की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपी गई है, जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस आदि। हर साल भारत के रजिस्ट्रार जनरल देश में जीवनाधार घटनाओं से जुड़े
महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जिसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने में कोई भी विफलता कानून द्वारा दंडनीय है, फिर भी इस प्रणाली की व्याप्ति संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि ऐसे घटनाओं को पूर्ण रूप से अभिलेखित नहीं किया जाता है। इसके लिए अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर निरक्षरता और जनसंख्या के ग्रामीण चरित्र को, यानी भारत की जनसंख्या की बात मैं कर रही हूं, उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जन्म, मृत्यु या विवाह पंजीकरण के महत्व को न तो जनता द्वारा महसूस किया जाता है और न ही स्थानीय पंजीकरण अधिकारियों द्वारा। अधिकांश भारतीय लोगों के लिए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता कुछ ही अवसर पर उत्पन्न होते हैं। फिर भी समय के साथ अगर देखा जाए तो इस प्रणाली में काफी सुधार किया गया है। धन्यवाद।